filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. और नेपाल में डिमांड आ रही है रिटर्न ऑफ मोनार्की। नेपाल दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था दोस्तों। अब वहां के लोग सड़क पे आ गए लाखों की तादाद में, और वो कह रहे हैं कि राजा के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होनी चाहिए, और ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करो नेपाल। तो इसकी लड़ाई अब नेपाल में चल रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दोस्तों, उत्तरकाशी में जो 41 हमारे भाई फंसे थे, जो लेबर फंसे थे सुरंग में, उनको निकाल दिया गया। अब कैसे निकाला, क्या निकाला, ये तो सब लोगों को पता है, तो मैं उसके बारे में आज आपसे बात नहीं करूंगा, बिकॉज देयर हैज बीन एन इन्फॉर्मेशन ओवरडोज। और सबको पता है कि रैट माइनिंग से निकाला, फिर उनको धीरे धीरे एक एक करके निकाला। प्रधानमंत्री जी मिले, जनरल वीके सिंह वहां पे थे, श्री पुष्कर धामी जी वहां पे थे, और पूरा जो मद्रास सैपर्स का रोल था और बाकी जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का रोल था, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अमेरिकन मशीन फेल हो गई और फिर ये सब, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं दो चीजें कह रहा हूं। जो एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, जो पर्यावरण की बातें करते हैं, बात तो अच्छी करते हैं वो लोग, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी प्रैक्टिकल बात नहीं करते। मेनी ऑफ देम आर क्लाइमेट एक्सट्रीमिस्ट्स। अब ये लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये चीज बड़ी वायरल है कि भाई जो आप सड़कें चौड़ी कर रहे हैं वहां पे, उससे हिमालय खराब होता है। यंग माउंटेन है, इतना सेटल्ड नहीं है, तो लैंडस्लाइड होती हैं और इससे, और हिमालय पूरा का पूरा आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। ये कहते हैं लोग दिल्ली में बैठ के, मुंबई में बैठ के, चेन्नई में बैठ के, कलकत्ता में बैठ के, हैदराबाद में बैठ के, दुनिया के बड़े बड़े जो भारत के शहर हैं वहां पे बैठ के लोग ये ज्ञान गंगा वहां से बहती है दोस्तों। अच्छा, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि मिडिल पाथ आपको निकालना पड़ेगा ना। किसी भी चीज में कोई भी इशू होता है, आपको भाई मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा। आपको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। आपको लोगों को यह समझाना पड़ेगा कि तरक्की की भी जरूरत है और पर्यावरण की भी जरूरत है। ये बाइनरी नहीं हो सकता, 0 और 1 वाला मामला नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। दिल्ली में, मैं नाम नहीं लूंगा, दिल्ली में बैठे हुए पर्यावरण के लिए दिल में दुख रखने वाले, घर में 10 एसी लगे हुए हैं और गैराज में 4-5 गाड़ियां पार्क्ड हैं, ठीक है। अगर उनसे कोई बोल दे कि दिल्ली की गर्मी में आप पंखा ऑन ना करें, या फिर आप एसी ऑन ना करें, सिर्फ पंखे में सोएं, लेट्स मेक इट क्लियर, एसी आप ऑन ना करें, पंखा आप सिर्फ चला के सोएं, क्योंकि पर्यावरण तो एसी से भी खराब होता है। फिर आप उनसे ये बोलें कि भाई साहब, आप साइकिल से अपने दफ्तर जाएं। जो 4-5 आपने लग्जरी गाड़ी, ये BMW और ये सब आपने जो आपके गैराज में और आपके ड्राइववे में खड़ी हैं, इन सब का इस्तेमाल आप ना करें। वो करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों। ऐसा है कि ये सिर्फ ये बात नहीं है कि टूरिज्म सरकार लाना चाह रही है वहां पे, जो काफी लोग कहते हैं कि बस सरकार को तो टूरिज्म की पड़ी है। क्यों ना पड़ी रहे सरकार को टूरिज्म की? क्या दिक्कत है इसमें? जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं, क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो अच्छी जिंदगी अपनी बिताएं, उनके पास फैसिलिटीज हो? मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे पहाड़ों को साफ करके वहां पर रोडें बना दो, नहीं। मैं कह रहा हूं देयर शुड बी अ बैलेंस। आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी इंसान रह रहे हैं। आपको पहाड़ों की फिक्र है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी फिक्र आप इंसानों की भी करिए, ठीक है। अब जहां सड़क जाती है दोस्तों, वहां तरक्की जाती है। ये समझ लीजिए थंब रूल है। जहां सड़क गई वहां अस्पताल गया, वहां स्कूल गया, राइट। वहां पे क्लिनिक्स गए, वहां पे दुकानें गई, वहां पे शॉपिंग मॉल्स गए, वहां पे एक इकोनॉमी सड़क के साथ साथ चलती है, और इकोनॉमी सड़क के साथ ही चलती है। जब आप पहाड़ के लोगों को, क्योंकि हिमालय की बात है इसलिए मैं पहाड़ की बात कर रहा हूं, फिर मैं उत्तराखंड की बात करूंगा, क्योंकि उत्तरकाशी उत्तराखंड में है, गढ़वाल क्षेत्र में है। अगर आप पहाड़ के लोगों को इन सब चीजों से अलग रखेंगे, तरक्की से महरूम रखेंगे, तो क्या होगा? आपको पता है उत्तराखंड के बारे में बड़ी फेमस चीज है कि पूरे उत्तराखंड की मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। आप उत्तराखंड के गांव में जाएंगे, आपको बुजुर्ग मिलेंगे, ठीक है, आपको बच्चे मिलेंगे, आपको महिलाएं मिलेंगी, आपको जवान लड़के मिलेंगे ही नहीं वहां पे, क्योंकि सबके सब नीचे गए हैं रोजगार खोजने के लिए। लेकिन आप जो पर्यावरण के बारे में इतना ज्ञान दे रहे हैं, आप बड़े बड़े बंगलों और बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहते हैं अपने परिवार के साथ। आपको पर्यावरण की बात करनी चाहिए और मैं आपको सैल्यूट करता हूं, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि बैलेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और दूसरी चीज, आपको सड़कें क्यों चाहिए? क्योंकि चाइना ने सरहद पार, उत्तराखंड के पार क्या है? तिब्बत, और तिब्बत चीन की गिरफ्त में है। हिमाचल के पार क्या है? तिब्बत।
सिक्किम के पार क्या है, लद्दाख के पार क्या है, अरुणाचल के पार क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार है क्या? सोचने वाली बातें हैं ये। जब लड़ाई होगी तो भारत अपनी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और सप्लाई कैसे मेंटेन करेगा? इंडियन आर्मी लड़ेगी कैसे? सड़कें हैं नहीं। ये काम जो 40-50 साल पहले हो जाना चाहिए था, अब आज हो रहा है, फिर लोगों को प्रॉब्लम है। भाई एक बात बताइए, अगर चाइना ने अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, हो सकता है कि चाइना की तरफ माउंटेन का कन्फिगरेशन ही अलग हो, मैं ये भी कहने को तैयार हूं। कई जगह तो प्लेटू है, मैं ये भी समझने को तैयार हूं। लेकिन अगर आपके यहां नहीं है तो क्या आप हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे? आपको सड़कें बनानी है और आपकी मजबूरी है सड़कें बनाना। अब उसमें बीच में सुरंग डालिए या आप कुछ भी करिए, सड़कें बनानी है और हल्की सी चौड़ी सड़कें बनानी है, ये आपकी मजबूरी है। क्योंकि अगर चीन से लड़ाई होती है, राइट, अगर चीन से लड़ाई होती है आपकी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा फ्यूचर में, आप मान के चलिए जो चीन के तेवर हैं, कुछ ना कुछ होगा। और जिस दिन होगा उस दिन आप क्या करेंगे? फिर वो पर्यावरण वाला जो दिल्ली में बैठा है ना, साउथ दिल्ली या साउथ बॉम्बे में, वो तो आके लड़ेगा नहीं बॉर्डर पे। तो मिडिल पाथ, पर्यावरण का भी ध्यान रखिए और लोगों का भी ध्यान रखिए, फौज का भी ध्यान रखिए। एक तो पहला पॉइंट ये दोस्तों। दूसरी बात यह, दूसरी खबर यह है कि भारत ने 40,000 करोड़ रुपए का, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिए 40,000 करोड़ रुपए। बोला है कि भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और भारत का दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा और लॉन्च होगा। विक्रांत हो चुका है, अब दूसरा इंडिजिनस, और टोटल फिर 3 हो जाएंगे हमारे पास। अच्छी बात है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। कई लोग ये कहते हैं कि यार एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को क्या चाहिए? एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ी आसानी से निशाना बन जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्बाद बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो जो लोग ये ज्ञान देते हैं, और इसमें मैं अज्ञानी हूं, मैं मानता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनको बर्बाद करा है? जरा कोई मुझे 1-2 नाम बता दे तो मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा ज्ञानवर्धन हुआ है। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों अकेला नहीं चलता है, अगर गलत फहमी है आपको या किसी और को भी। एयरक्राफ्ट कैरियर इज पार्ट ऑफ अ कैरियर ग्रुप। तो उसमें सबमरीन भी हैं, उसमें डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, उसमें फ्रिगेट्स भी हैं, उसमें और बोट्स हैं, उसमें फाइटर जेट्स हैं, उसमें पूरा रेडार का सिस्टम है, उसमें एंटी एयरक्राफ्ट है, उसमें मिसाइल्स हैं। तो एक तैरता हुआ शहर है। इतना आसान नहीं है कि वहां पे आपने देखा प्लेट में मोतीचूर का लड्डू है और आपने खा लिया। एयरक्राफ्ट कैरियर इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर इज मोर देन जस्ट द लार्जेस्ट बैटलशिप नोन टू मैन। इससे कहीं ज्यादा है। मुझे लगता है कि इट इज अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि 40,000 या 45,000 डिस्प्लेसमेंट का नहीं, आपको 80,000 या 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट का आपको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, प्रेफरेबली न्यूक्लियर पावर्ड। बिकॉज योर एम इज नॉट जस्ट डिफेंसिव, योर एम इज प्रोजेक्शन ऑफ पावर। और प्रोजेक्शन ऑफ पावर दोस्तों, कोई भी वेपन प्लेटफॉर्म प्रोजेक्शन ऑफ पावर एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा नहीं कर सकता। और जो लोग ये कहते हैं कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों चाहिए, हमें नहीं चाहिए, तो भाई वो इंडियन नेवी का काम है सोचना कि उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर इंडियन नेवी कहती है चाहिए तो चाहिए, दे आर क्वालिफाइड। एडमिरल आर हरि कुमार इज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, and if he decides that India needs an aircraft carrier or third aircraft carrier, so be it. You're not going to second guess the naval chief, are you? Navy chief ने बोल दिया, India needs it. आपके जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी फिलॉसफी है, या आपका प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट पावर है, प्रोजेक्शन ऑफ नेशनल पावर है, उसकी आउटलाइन क्या होंगी, ये सोचने वाली बात है। अगर आपने सोच लिया, नेवी ने सोच लिया कि हमें चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर, तो सोच समझ के ही बोला होगा। आई एम नॉट प्रिवी टू व्हाट द नेवी थिंक्स, बट दे हैव टॉप क्लास प्रोफेशनल्स, ग्लोबल प्रोफेशनल्स देयर। तो उनको सेकंड गेस करना कि नहीं यार ये तो गलत है, ये सही है, मुझे लगता है ये सब हल्की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज है दोस्तों की ये गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात चल रही है और इंडिया ने एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठा दी है और इंडिया ने बोला है कि ठीक है हम करें। ये बेसिकली क्या है कि ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमेरिका के साथ चलती रहती है। अमेरिका के अगर if they have some concerns, India will deal with it. India has some concerns, America will deal with it. So it's nothing serious. It's just that Pannu and Khalistanis are making out to be very serious कि वो खुश किस लिए हो रहे हैं खालिस्तानी? अब कम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है,
कई उनमें से अंगूठा टेक हैं, दे हैव नो स्किल्स, दे हैव नो एजुकेशन, बस वो विक्टिम कार्ड प्ले करके और झूठा सर्टिफिकेट लेके कि बोला कि भाई इंडिया में बड़े हमारे साथ टॉर्चर हो रहा है, ये सब करके वो बाहर का उनको दे हैव बिकम दिस थिंग पॉलिटिकल रेफ्यूजीज कोट एंड कोट। उन्होंने वहां पे रेफ्यूज ले लिया, उन्होंने बोला कि जी हमें असाइलम मिल गई है, हम यहाँ के शहरी बन गए, हमें यहाँ के सिटीजन्स बन गए, नागरिकता मिल गई हमें, दैट्स इट। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। खालिस्तानीज आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। बस उनको ये लग रहा है कि इंडिया और यूएस के बीच में हमने एक टेंशन पैदा कर दी और वही हमारा क्लेम टू फेम। ऐसा कोई टेंशन वेंशन नहीं है। अरबों डॉलर की ट्रेड है, ठीक है, अरबों डॉलर की ट्रेड है, ग्लोबल लेवल पे काम हो रहा है। ये 1-2 हज़ार खालिस्तानी दे वर्थ नथिंग, ठीक है, इनकी 0-2 कौड़ी की इनकी औकात नहीं है। ये पता नहीं क्यों खुश हो रहे हैं, आई डोंट नो। ये जो पन्नू कह रहा है ना मुझे मारने की कोशिश, पन्नू को कौन मारने की कोशिश करेगा? ही इज एंटरटेनमेंट फॉर अस यार, हु इज गोइंग टू किल पन्नू? और अगर इफ समबडी मेक्स अप हिज माइंड टू वैक पन्नू, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। नॉट दैट इंडिया वांट्स टू डू इट, इंडिया विल नेवर डू इट, हम करते नहीं, हमारी पॉलिसी ये नहीं है। लेकिन ऑफिंग समबडी इज नॉट सो टफ यार। इतने को मुश्किल काम थोड़ा है कि पन्नू को निपटाना कोई आपको पूरी ब्रिगेड मोबिलाइज करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। पन्नू इज जस्ट वन मैन है, बट वी डोंट केयर अबाउट पन्नू। इन इंडिया स्टेट पॉलिसी सिंपल, राइट? तुम्हें जो करना है करो, बट हाँ, अगर तुमने भारत के खिलाफ कोई कदम उठाया तो वी विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, वी विल परस्यू यू थ्रू ऑल लीगल मीन्स। ये भारत की स्टेटेड पॉलिसी। और आखिरी चीज दोस्तों कि नेपाल में टेम्परेचर, तापमान बढ़ रहा है और नेपाल में डिमांड आ रही है रिटर्न ऑफ मोनार्की और नेपाल को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने की बात। देखिए, जो कम्युनिस्ट पार्टियां आई हैं या ओली की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर ओली की सरकार, या फिर प्रचंड की सरकार थी, ये तो बिल्कुल चीन की गोद में जाके बैठ गए। ये जाके बैठ गए चीन की गोद में। कम्युनिस्ट इनको कठपुतली की तरह हिलाते हैं। अब वहां के लोग खड़े हो गए और वहां के लोग कहते हैं कि साहब, नेपाल दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था दोस्तों। भारत भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, जबकि भारत में 82, 83, 84% हिंदू हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र था। उन्होंने चेंज करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर करा और बोला कि जो राजा है वो टिटुलर हेड रहेगा, राइट? उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होंगे, एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होगा और हम बन जाएंगे फुल फ्लेजेड सेक्युलर सोसाइटी और डेमोक्रेसी। अब वहां के लोग सड़क पे आ गए लाखों की तादाद में और वो कह रहे हैं कि राजा के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होने चाहिए। तो और ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करो नेपाल को। तो इसकी लड़ाई अब नेपाल में चल रही है। अच्छी बात है, नेपाल अगर हिंदू राष्ट्र बने तो बनना भी चाहिए नेपाल को। अगर वहां के लोग चाहते हैं, और ज्यादातर लोग अगर ये चाहते हैं कि उसको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो क्यों ना बने वो, अच्छी बात है। और दूसरी चीज ये है कि हमारी तो भावनाएं नेपाल के साथ जुड़ी हैं और प्रभु श्री राम का ससुराल है नेपाल भाई, सीता माँ का घर है, वहाँ पे पशुपतिनाथ का मंदिर है, तो हमारी तो भावनाएं नेपाल के साथ जुड़ी हैं। बस मैं भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मैंने 1-2 डिप्लोमेट से बहुत पहले बात करी थी और मुझे थोड़ी सी एक बात खटकी नेपाल को लेकर ना, दिल में थोड़ा सा मेरे खटास आई, वो बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, हर एक नेपाली का भारत पे पूर्णतः अधिकार है और हर एक भारतीय का नेपाल पे पूर्णतः अधिकार है। और यह अधिकार आज से नहीं, हजारों साल से है। पहली बात यह है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार देखिए, नेपाल के लोग या नेपाली लोग हमारे भाई हैं, सिर्फ ये कहना मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कहने वाली जो बात है ना, ये काफी है। यू मस्ट गो बियॉन्ड दिस। सिर्फ हम लोग कह देते हैं कि नेपाली लोग हमारे भाई हैं, नहीं, नेपाली हमारे छोटे भाई नहीं है। वी आर इक्वल। इंडिया एंड नेपाल आर इक्वल। आपको यह बात बोलनी पड़ेगी बार बार, क्योंकि एक बड़ा भाई होने की जो एक हैवी हैंडेडनेस आती है ना, ये क्या करती है कि रिश्ते खराब करती है, रिश्तों में खटास आती है। और मुझे याद आती है 4-5 साल पहले जब भी मैंने बात करी थी, मुझे याद नहीं है, वो डिप्लोमेट से कि वी विल डू दिस फॉर नेपाल, और हम नेपाल के लिए ये करेंगे, एंड आई थिंक द पीपल ऑफ नेपाल। हम नेपाल के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर हम नेपाल के लिए कुछ करते भी हैं दोस्तों, तो वो हमारी ड्यूटी है, वो हमारा फर्ज है, ठीक है? वो हम कोई एहसान नहीं कर रहे। और नेपाल अगर हमारे लिए कुछ कर रहा है तो नेपाल एहसान नहीं कर रहा, और हम नेपाल के लिए कर रहे हैं तो हम एहसान नहीं कर रहे। वी आर ब्रदर्स एंड नेपाल इज नॉट द यंगर ब्रदर। ये हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले। और काफ़ी इंडिया
कि जो फॉरेन ऑफिस में लोग हैं, मुझसे तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा सीजनड हैं, हम तो कोई नहीं है उनके सामने, लेकिन ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, इंडियंस एंड नेपालीज आर ब्रदर्स, बट नेपाल इज नॉट द यंगर ब्रदर, वी आर इक्वल, यू ट्रीट दम विथ इक्वल रिस्पेक्ट, ठीक है ना। और जो नेपाल के लोग सड़क पे आए हैं और जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, उनको सिर्फ एक ही बात मैं बोलूंगा कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।